जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है। मैं सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ हमारे इंडिपेंडेंस डे की। तो आज का टॉपिक है हमारा इडियम्स, फ्रेजेस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स। देखिए, ये वैसे तो बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन आज की क्लास में खास क्या है, मैंने इस तरीके से स्लाइड्स तैयार की हैं आपके लिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस देखते ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस भी, क्योंकि काफ़ी हैक्टिक हो जाते हैं बच्चों के लिए कि क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि ये माइंड में रिटेन रहे चीज़ें। तो माइंड में रिटेन रहने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पेडागोजी अप्लाई की है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यहाँ पे मैंने जो इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी एग्जाम्स के हों, चाहे वो आप एसएससी के दे रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, नॉन टीचिंग दे रहे हो, तो आपके लिए आज की क्लास तो बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको करने हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। तो अब इन अ टाइट कॉर्नर क्या है? इन अ टाइट कॉर्नर है ईडियम्स। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आता है आपके हर एग्जाम में। ठीक, अब आपको अगर इन अ टाइट कॉर्नर ईडियम्स पता रहेगा तब तो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन आप कितने सारे ईडियम्स लर्न करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे ना। तो इन अ टाइट कॉर्नर का ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, तो ही मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ, ताकि अगेन ये रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन है इन अ क्लोज्ड रूम। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब इन अ क्लोज्ड रूम नहीं होता। ठीक है, ये एक इडियम्स है। और इन अ स्मॉल फील्ड नहीं, इसका मतलब भी ये नहीं होता कि स्मॉल फील्ड है। इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, परेशानी में, बहुत ज़्यादा मुसीबत में। इन अ टाइट कॉर्नर, जब कोई टाइट कॉर्नर में होता है, इसका मतलब वो कोई कॉर्नर में दबा नहीं होता। उसका मतलब वो होता है कि वो बहुत मुसीबत में है। ठीक है, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। जो फार्मर था यहाँ पे, अब ये फार्मर था, फार्मर को उसकी जो सालों, हर साल उसका क्रॉप्स का फेलियर हो रहा था, उससे वो क्या हुआ, उससे वो मुसीबत में पड़ गया, उससे वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया। अब यहाँ पे खास खास क्या है, अब ये देखिए, ये सिर पे रख करके ऐसे बैठा है। अब ये आप नहीं भूलेंगे, इन अ टाइट कॉर्नर। ये जो फार्मर है ना, ये एकदम एकदम इन अ टाइट कॉर्नर में है, मतलब एकदम मुसीबत में पड़ गया, इसकी फसल बर्बाद हो गई, एकदम मतलब मुश्किल परिस्थिति में पड़ गया एकदम। तो अब आपको पता चल गया कि इन अ टाइट कॉर्नर होता क्या है। ठीक है, ईडियम्स अब आप नहीं भूलेंगे। अब ये देखिए, अगर आज की ये क्लास कर लेंगे ना, तो आपको क्या है ना कि बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगी एकदम अच्छे से। तो आपको चीज़ों को क्या करना है, दिमाग में ही घुसाना है। आप चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कहता है विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो ये गिवन वर्ड है ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर दिया है, इसका इसका जो राइट मीनिंग मतलब क्या है, तो ये है सिनोनिम्स। तो ये सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। तो ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है? एडमायरेशन होता है, हैप्पीनेस होता है, मैग्निफिसेंस होता है, एव होता है। तो आपको बता दूं, एडमायरेशन नहीं होगा, किसी का प्रशंसा नहीं हो रहा है, हैप्पीनेस भी नहीं हो रहा है, खुशी भी नहीं हो रहा है। ग्रैंडियोर का मतलब, ये आप चित्र देखिए, कितना भव्य समारोह है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ना, इसकी कितनी ग्रैंडियोर है, कितना मैग्निफिशेंस है ना। बस इसको आप ऐसे देखिए, उसको महसूस करिए, कितना ग्रैंडियोर है, कितना मैग्निफिशेंस है, वाओ, भव्यता। तो अब आपको दिमाग में ना इस पिक्चर से आप रिलेट करके याद आ जाएगा आपको कि हाँ, आपका ग्रैंडियोर मतलब क्या होता है। देखिए, आज की क्लास को बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा। मैं जितने भी यहाँ पे आपके, चाहे एंटोनिम्स हों, चाहे सिनोनिम्स हों, चाहे इडियम्स हों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी के हों, चाहे सीएचएसएल के हों, टीचिंग के हों, नॉन टीचिंग के हों, कहीं के भी हो, जहाँ पे इंग्लिश आती है, जहाँ पे इडियम फ्रेजेस आते हैं, जहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आती है। अब आप ग्रैंडियोर नहीं भूलेंगे। देखिए कितना भव्यता यहाँ पे अयोध्या को सजाया गया था, कितना ग्रैंडियोर माहौल था वहाँ पे, कितना भव्य माहौल था, कितना मैग्निफिशेंस माहौल था। तो अब आप नहीं भूलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करेगा, वो हो जाएगा मैग्निफिशेंस। ठीक है, मैग्निफिशेंस हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहुँचते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे इडियम्स आ गया अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज।
ये जो वाइल्ड गूस चेज है ना, यही फ्रेज, यही ईडियम्स है। अब यही ईडियम्स है, अब आपको लग रहा होगा कि अब ये वाइल्ड गूस चेज होता क्या है, मतलब कौन सा ईडियम्स लगेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ सेंट आपको ना, अगर इंग्लिश नहीं आती है ना, मतलब किसी किसी को जैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कौन कह रहा है आपको पूरा पूरा सेंटेंस का अर्थ निकालने का, मत निकालो भाई, सिर्फ और सिर्फ ईडियम्स देखो और ईडियम्स देखो और यहाँ पे टिक करो, ठीक है। और मैं यहाँ ईडियम्स फ्रेज ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स ही रटाने आई हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ देख लेंगे आप, बस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वाइल्ड गूस चेज क्या है ना, फ्रूटफुल हंटिंग नहीं होता, ठीक है। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। तो अब इसका सीधे सीधे हिंदी का मतलब देख लीजिए। जो देखिए, मैं प्रेफर करती हूँ मदर टंग, क्योंकि मुझे मदर टंग से ही हर एक चीज़ समझ में आता है कि अगर आप मदर टंग से लर्न कर लेंगे तो क्या है कि एग्ज़ाम में आपको दिमाग में रहेगा। मदर टंग एक ऐसी चीज़ है ना, वो एकदम की है, वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। अब चलिए इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है फ्यूटाइल एफर्ट। हाँ, अब ये देखिए, ये जो बंजर भूमि है ना, इसमें ये फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, वाइल्ड गूस चेज ही कर रहा है, मतलब कि एक निरर्थक प्रयास कर रहा है। किसी भी बंजर भूमि पे कैसे फसल उग सकती है। अब देखिए, यहाँ बंजर भूमि है और ये फसल उगाने का प्रयास कर रहा है। अब इस फोटो से आप नहीं भूलेंगे कि वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक निरर्थक निष्फल प्रयास। तो निरर्थक प्रयास का होता है फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास स्पेशल है, अगर आप कर लेंगे ना, थोड़ा ही टाइम दे देंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं सब आपको लर्न हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि फॉर हिज एलेक्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्पॉइनेज ही इज अंडर क्लाउड दीज डेज। तो आपको इतना लंबा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड देखना है, ठीक है। अब अंडर अ क्लाउड देख लिया आपने, इसका मतलब ये होता है एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, नहीं, अंडर अ क्लाउड का ये नहीं होगा कि मौसम से लिया गया है, यहाँ पे मौसम से नहीं लिया गया है। यहाँ पे होता है अंडर अ क्लाउड मीन तो होता है शक के घेरे में, किसी को शक के घेरे में हो तो वो अंडर अ क्लाउड होता है। देखिए, क्लाउड के अंदर कोई चीज़ होती है वो दिखती नहीं है ना, वो शक के घेरे में होती है। हमें हमें ऐसा लगता है ना कि वहाँ कुछ है, पर वो वहाँ कुछ रहता नहीं है, तो वो क्या होता है, वो शक के घेरे में रहता है। तो अंडर सस्पिशन, यहाँ पे अंडर सस्पिशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने कितना बढ़िया रखा है इसको, सीआईडी जो है उसके ये जो है शक कर रहा है इसके ऊपर, चाहे ये इसके ऊपर शक कर रहा है। जो भी सीरियल देखते हो, मैं तो देखती नहीं, बट यहाँ पे अंडर अ क्लाउड का होता है संदेह के घेरे में, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मनोबल बढ़ता है आप लोग को लेकर के। तो अब यहाँ पे चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज अपोजिट वर्ड। अब यहाँ पे अपोजिट वर्ड आ गया। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है एंटोनिम्स यहाँ पे चूज करना है। तो एंटोनिम्स चूज करना है, तो वर्ड दिया गया है कंसिलिएशन दिया गया है। तो अब ये कंसिलिएशन का क्या होता है, कंसिलिएशन का क्या अर्थ होता है। डिस्प्यूट होगा, इरिटेशन होगा, सेपरेशन होगा या कन्फ्रंटेशन होगा। तो मैं आपको सीधे से बात बताऊं, ये जो कंसिलिएशन है ना, बहुत बार पूछा गया है, इग्नोर मत करिएगा। आप एक एक लाइन से पढ़ते रहिएगा, जो भी पढ़ा रहे हो ना। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ना, तो मैंने जितना भी एग्ज़ाम देखा है उन सब का मैंने एक निचोड़ निकाला है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ना कहीं एक ही चीज़ के अराउंड ही घूमते रहते हैं और बच्चे जो है गुमराह रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ पकड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह, किसी से सुलह हो जाती है हमारी, तो कंसिलिएशन हो जाता है। डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। इरिटेशन कहते हैं ना कि मुझे इरिटेट मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो सेपरेशन मतलब होता है अलगाव। अब यहाँ पे कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झगड़ा। अब कंसिलिएशन मतलब होता है विवाद, कंसिलिएशन मतलब होता है सुलह, और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झगड़ा। अब यहाँ पे सुलह हुई, यहाँ पे झगड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट
करेक्ट होगा, ठीक है, अपोजिट देखना था। अब देखिए यहाँ पे कंसिलिएशन का मतलब क्या हो गया, सुलह हो गई। देखिए हाथ मिल गए ना, कंसिलिएट हो गए, कंसिलिएट हो गए, हाथ मिल गए तो सुलह हो गई, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स आज की क्लास ना शेयर भी करते चलेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके मतलब इंग्लिश मतलब एक इशू आता है एग्ज़ाम में। अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे ना तो ही अच्छा रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। तो अब इसका देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया क्या है, डज नॉट डिजर्व एप्रिशिएशन, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी वैल्यूड। तो मैं एक बात बता दूँ, जब क्या कहते हैं ना कि ऐसे होल्ड वाटर और डज नॉट होल्ड वाटर, तो अब ये कह रहे हैं ना कि ये होल्ड वाटर नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा मतलब कि ये सर से ऊपर से जा रहा है, ये वाटर नहीं इसमें होल्ड आ रहा है, मतलब ये ऐसे इसको हम विश्वास नहीं कर सकते इसके ऊपर, ये ऐसे है ना। तो डज नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है कि ये बिलीव नहीं करना। यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन होगा इसका, ठीक है। अगर होल्ड वाटर होगा तो बिलीव्ड होगा, और डज नॉट होल्ड वाटर होगा तो कैन नॉट बी बिलीव्ड होगा, विश्वास नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ये देखिए अब कोई सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है कि कड़ी मेहनत ही सफल भविष्य की चाबी है, ये हार्ड वर्क करना, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो होल्ड वाटर वही चीज़ होती है जो सही और तार्किक होती है। अगर यहाँ पे डज नॉट लगा होता तब यहाँ पे निगेटिव आता, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, सही, इसीलिए होल्ड वाटर का क्या हो गया, सही और तार्किक हो गया, ठीक है। तो अब एक बार हम यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट होल्ड वाटर था ना, इसीलिए यहाँ पे कैन नॉट बिलीव था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने होल्ड वाटर का सही बताया है, क्योंकि देखिए जो ईडियम्स है ना वो होल्ड वाटर ही है, जो ईडियम्स है वो होल्ड वाटर ही है। तो होल्ड वाटर का क्या होता है, सही और तार्किक, ठीक। अभी कहते हैं कि ये वाटर होल्ड हो रहा है, ठीक है, होल्ड वाटर, तो ये सही और तार्किक। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग चूज़ करने के लिए कह रहे हैं इंसेप्शन। अब इंसेप्शन आ गया, इंसेप्शन। अब आप सोचिए कि ये इंसेप्शन मतलब क्या होता है, तो आपको रटना पड़ेगा, आपको इसकी मीनिंग जाननी पड़ेगी, इसीलिए मेरा आप सबसे पहले ये देख लीजिए इसका। इंसेप्शन मतलब होता है, ये देखिए जो शुरुआत करने जा रही है ना, ये रेस की शुरुआत करने जा रही है, क्या करने जा रही है, इंसेप्शन करने जा रही है। तो इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, शुरुआत। अब आप नहीं बोलेंगे इस फोटो को, हमेशा जब भी इंसेप्शन वर्ड आएगा ना, आप इस फोटो को ध्यान में देख लीजिएगा कि हाँ इंसेप्शन करने जा रही थी, ठीक है, शुरुआत करने जा रही थी। और बाकी के जो बच्चे यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा करीब हैं इंसेप्शन के, लेकिन इंसेप्शन नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे हमें करेक्ट मीनिंग बताना था। तो इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, और शुरुआत का मतलब होता है बिगिनिंग। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ओरिजिन भी होता है, इनिशियल भी होता है, इनिशिएटिव भी होता है, नहीं, इसका अलग होता है, सब अलग है। तो चलिए हम सारा का हम आपको बता दे रहे हैं। इनिशिएटिव होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, ठीक है, और इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, और ओरिजिन मतलब होता है किसी चीज़ का उद्गम होना, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है, स्पीसीज का उद्गम होता है, ठीक है, शुरुआत नहीं, उद्गम। यहाँ पे इसका मेन जो है ओरिजिन का मतलब उद्गम है। तो यहाँ पे जो इंसेप्शन आ जाएगा, इंसेप्शन का मतलब हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे बिगिनिंग हो जाएगा, ठीक है, बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। अगर इतने भी आप लर्न कर लोगे ना डेली के बेसिस पे ना, तो आपके इडियम्स फ्रेजेस एंटोनिम्स सिनोनिम्स कहीं नहीं गए हैं। आपके अगर 5 एग्जाम में आ रहे हैं तो कम से कम आप 3 या 4 तो करके ही आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिज स्टेटमेंट इज़ आउट एंड आउट अ लाई। अब यहाँ पे हिज स्टेटमेंट की मीनिंग नहीं जानने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, आउट एंड आउट देखना है। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, पूर्णतया, आउट एंड आउट पूरा मतलब पूरे भर के, ठीक है। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या हो गया, टोटली। आउट एंड आउट का मतलब टोटली। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये
ये कौन सा आउट एंड आउट है? इसमें तो कोई भी आउट एंड आउट दिख ही नहीं रहा है। अगर आउट एंड आउट मतलब पूरी तरह से भरा होता है तो कम्प्लीटली यहाँ पूरा भरा होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए आउट एंड आउट का हम लोग देख लिए हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, टोटली हो जाएगा, टोटली इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहा गया है, देखा गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट है विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग, विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। तो कौन सा है? पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स, अब पैराडॉक्स कहते हैं ना, क्या है ये पैराडॉक्स? हम पहले इसका चित्र आपको दिखा देते हैं कि ये पैराडॉक्स क्या है। ये देखिए जो एप्पल है, एप्पल अंदर से लाल है, ठीक है। तो अब इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खुद खुद को ही विरोध करती है वो हो नहीं सकती, विरोधाभास हो ना उसमें को, मतलब एक तरफ से स्टेटमेंट बोल दिया फिर खुद को ही अपोजिट करती है। जैसे आपका जो इंग्लिश में ग्रामर में काफ़ी सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो खुद का ही विरोध करते हैं, खुद को ही कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, खुद का ही विरोध करते हैं। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम विरोधाभास से लेकर के सिमिलर चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ें जो आती हैं ना, ये पजल में आती हैं। यहाँ पे पैराडाइज नहीं होगा, ठीक है, पैराडाइज बिल्कुल नहीं होगा, क्वेश्चन भी नहीं होगा, चैलेंज भी किसी को कोई नहीं कर रहा है, पैराडाइज बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पजल, एक पहेली जो होती है ना, कुछ पहेली जैसा बोलते हैं ना कि कुछ पहेली बोला तो क्या हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। पैराडॉक्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट हाँ ये है कि इससे करीब है। तो इससे करीब यहाँ पे पजल ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द कार दैट दे बॉट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। अब एक खूबसूरत जो वाइट एलिफेंट होता है वो किसी के काम का होता है, किसी काम का होता है, मतलब खूबसूरत है पर काम का होता है, बहुत ज़्यादा खाएगा भी, मतलब कुछ एक सोचिए बहुत ज़्यादा खाएगा भी, और किसी काम का होता है तो नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत महंगा पड़ेगा, वो हमको बहुत महंगा पड़ेगा, और परेशानी अलग से है कि हम चलो उसको इतना करें ना। तो वो क्या होगा, ये जो वाइट एलिफेंट होता है उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो बहुत कॉस्टली होती हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो मैंने कुछ उस तरह का उदाहरण नहीं मिला तो मैंने वाइट एलिफेंट ही लगा दिया। तो वाइट एलिफेंट का ही देख लीजिए क्या है। वाइट एलिफेंट एक ऐसी फालतू चीज़ जो सिर्फ खर्चे का घर होता है, ठीक है। ये देखिए कोई फालतू चीज़ है ना, एकदम खर्चे का ही घर हो, तो वाइट एलिफेंट इसी तरीके से इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। अपोजिट वर्ड पूछा है किसका? रिलैक्टेंटली का। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आज ये आप क्लास कर लेते हैं ना तो इतने जो है ना ये आपके दिमाग से कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले, ठीक है। रिलैक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है किसी की, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं कि बच्चों को क्या होता है। बच्चों को क्या होता है, रिलैक्टेंटली वो खाना खाते हैं ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनका खाने खाने का मन बिल्कुल नहीं होता और रिलैक्टेंटली खाना खाते हैं। देखिए इसका खाने का मन नहीं है, रिलैक्टेंटली। तो रिलैक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक खाना खाना, अनिच्छापूर्वक खाना खाते हैं ये सब बच्चे, ठीक है। तो इस फोटो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा कि रिलैक्टेंटली मतलब होता क्या है। अब रिलैक्टेंटली का आपने देख लिया, तो रिलैक्टेंटली का जब आपने देख लिया तो रिलैक्टेंटली का अपोजिट बताना है ना। तो अब जहाँ इच्छा नहीं है तो उसका होगा इच्छा हो। तो इच्छा कहाँ होता है, इच्छा विलिंगली होता है, विलिंग कहते हैं, विलिंग है, विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो विलिंग मतलब क्या होता है, इच्छा। अभी रिलैक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक और विलिंगली मतलब होता है इच्छापूर्वक, ठीक। अब आ गया, चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर आपको सच में मतलब कि एक जेन्युइन तैयारी करनी है, जो जो जैसे आपको लगता है ना कि हाँ फालतू चीज़ें ना पढ़ें, हमें जेन्युइन तैयारी करनी है, तो आप मेरी क्लास से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें ही पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहती हैं, ठीक है। मुझे फालतू में क्लासेस एक्सपेंड करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मतलब कि टाइम भी नहीं रहता इतना।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। इतना ज़्यादा लंबा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे पहले फेयर एंड स्क्वायर को देखिए। अब फेयर स्क्वायर को आपने देख लिया, ठीक है, देख लिया ना। अब फेयर स्क्वायर को हम चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। फेयर स्क्वायर ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, ये ईमानदारी पूर्वक होता है। ईमानदारी पूर्वक, जब कोई भी चीज़ ईमानदारी पूर्वक होगी तो उसमें स्पष्टता रहेगी। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है उसमें स्पष्टता होना, ईमानदारी पूर्वक होना, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तराजू को देख करके आप समझ जाते हैं कि कितना ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक है, कितना ज़्यादा स्पष्ट है, ठीक। तो आप चलिए यहाँ से आपने चित्र देख करके आपने विजुअलाइज कर लिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे टिक लगाते हैं कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, यहाँ पे होगा ऑनेस्ट, ठीक है। क्या होगा, ऑनेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो प्रोलिफरेट की मीनिंग पूछ रहा है। तो प्रोलिफरेट, देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। प्रोलिफरेट, तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है यहाँ पे चीज़ों को मतलब जमा करते हुए बढ़ाना, चीज़ों की संख्या में क्या करना, प्रोलिफरेट करना, बढ़ोतरी करना। तो बढ़ोतरी करना, बढ़ोतरी कब होती है, तो ये देखिए संख्या में बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी तो तभी होती है ना कि जब रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोड्यूस का डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं होता बढ़ोतरी करना, लेकिन रिप्रोड्यूस का डायरेक्ट मीनिंग तो बढ़ोतरी करना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर मिल रही हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि यहाँ पे हमने इसको इसलिए टिक लगाया, अदर ऑप्शंस में नहीं होगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस में लिटरेट और प्रोहिबिट, स्टिपुलेट ये सब नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाती, कितना भी शॉर्ट करो, लेकिन क्या करें ना, अगर चीज़ें अच्छी देनी है तो समझाना है तो क्लास लंबी हो ही जाती है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं टू हैव अ ग्रेट थम्स। टू हैव अ ग्रेट थम्स मीन्स, अब ये टू हैव अ ग्रेट थम्स क्या है, ईडियम्स है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है। टू हैव अ ग्रेट थम्स का मतलब होता है कि किसी को जब किसी के पास थंब बहुत अच्छे अच्छे होंगे, बहुत ग्रेट होंगे, उसके पास ताकत होगी तो गार्डनिंग करेगा, गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट होगा उसका। मतलब मैं एक चीज़ आपको रीडिंग मतलब एक लर्न करवा रही हूँ आपको। तो क्या है ना, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। टू हैव अ ग्रेट थंब का मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, किसी को गार्डनिंग में रुचि होना, किसी की जो प्राकृतिक रुचि है, प्रकृति के प्रति रुचि होना और बागवानी करना, इसमें होता है, ठीक है। किस में होगा, टू हैव अ ग्रेट थंब, जिसके पास थंब जो है ग्रेट होगा वही तो गार्डनिंग कर पाएगा ना, ठीक। चलिए इस तरह से एक ट्रिक भी मैंने बना दिया आपके लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो फ्रेंड्स आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स से जिनको लग रहा होगा ना कि हाँ इस तरीके से अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो उनकी भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे अपोजिट वर्ड पता करना है। अपोजिट वर्ड है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है दुख, सही बताएं, दुख, एकदम शोक जताना, लैमेंटेड, एकदम शोक जताना। तो अब इसका शोक जताना हुआ तो खुशी, खुशी का होता है रिजॉइस। खुशी का क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए रिजॉइस। रेजुविनेट नहीं होता है, रेजुविनेट तो किसी चीज़ को मतलब आप पुनरुद्धार कर रहे हैं, किसी चीज़ को फिर से नया बना रहे हैं। तो यहाँ दुखी है तो नया थोड़ी, दुखी है तो खुश होगा ना, तो रिजॉइस होगा इसका ऑप्शन। अब लेमेंट को अब देख लीजिए, एकदम शोक करना, ये लेमेंटेड बेचारा, एकदम एकदम किसी मतलब लग रहा है किसी एग्ज़ाम नहीं पास हुआ है या कुछ ऐसा इसको दुख है। तो आई होप कि मेरी जो आज की कोशिश थी ये इडियम्स फ्रेजेस की लेकर के आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे जेन्युइन चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, फालतू की चीज़ें मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करती, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।